आप सभी को नमस्कार पहलाग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज के तहत आज ये 8वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने सिख, पंजाब और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा था। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें हम लोग देखेंगे शिक्षा पर उन्होंने क्या काम किया भारत में। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब आर्थिक विकास की बात करते हैं। ब्रिटिश प्रशासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। ठीक है, पहला काम तो क्या किया अंग्रेजों ने भारत में, कृषि का क्या कर दिया है, भारत में वाणिज्यीकरण कर दिया गया। वाणिज्यीकरण कर दिया, यानी व्यापारीकरण कर दिया कृषि का। ठीक है, क्या काम किया यहां पर लोगों ने, पारंपरिक फसलों के बदले नगदी फसलों पर जोर दिया। नगदी फसलों पर जोर दिया। ठीक हो गया, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। और पारंपरिक जो फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों को तो उन्होंने नहीं उगाया। किस पर जोर दिया? नगदी फसलों पर जोर दिया। और नगदी फसलों के अंतर्गत आपकी चाय, गन्ना, नील, कपास, कॉफ़ी और अफीम की खेती इन लोगों के द्वारा की जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये अफीम की खेती 1773 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू की जाती है। अफीम की खेती भारत में किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया तो इससे क्या भारत में अकाल पड़ जाते हैं। क्या पड़ गए? भारत में अकाल पड़े। कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण क्या होता है, भारत में अकाल पड़ते हैं। अब दूसरी इनकी एक नीति रही विऔद्योगिकरण की नीति। क्या रही? विऔद्योगिकीकरण की नीति इनकी रही एक। ठीक है, इसके तहत क्या करते थे लोग, यहां से कच्चा माल ले जाते थे। कच्चा माल ले जाते थे। ठीक है, और इस कच्चे माल से विनिर्मित माल कहां लेके आते थे? भारत में लेके आते थे, यहां बेचते थे भारत में। यहीं से रॉ मटेरियल लेके गए और उससे जो आपका विनिर्मित माल बनता था उसको भारत में भेजते थे। अब यहां से कच्चे माल को ले जाने के लिए और उस विनिर्मित माल को लेके आने के लिए क्या काम किया इन लोगों ने, तो इनको परिवहन चाहिए था। इसके लिए इन्होंने रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास किया। ठीक हो गया। अब जब ये सब काम इन लोगों ने किया तो धीरे धीरे क्या करते हैं लोग भारत में, मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं, यानी बिना कर के। और ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग को इनके द्वारा खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में विऔद्योगिकरण की शुरुआत कहां से होती है, किस एक्ट के माध्यम से? किस एक्ट के माध्यम से विऔद्योगिकरण की नीति प्रारंभ होती है? तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में क्या होती है, विऔद्योगिकरण की नीति शुरू होती है। मुक्त व्यापार की प्रोत्साहन नीति लेकर आते हैं। ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग को खत्म कर दिया गया। ठीक है, यहां से कच्चा माल ले जा रहे हैं, वहां से विनिर्मित माल लेके आ रहे हैं। ठीक है, रेलवे का विकास कर रहे हैं, बंदरगाहों का विकास कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रामीण हस्तशिल्प को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इन सभी जो तरीके हैं इनको धन निकास का सिद्धांत कहा गया।
क्या कहा गया? धन निकास का सिद्धांत कहा गया। और ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निकास का सिद्धांत दिया गया। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या काम किया? भारत में कई तरह की बंदोबस्ती प्रणालियां शुरू करी। कौन सी प्रणालियां? बंदोबस्त प्रणालियां शुरू करी कि इनको अधिक से अधिक क्या हो, रेवेन्यू प्राप्त होता रहे। इसके लिए इन्होंने एक व्यवस्था लाई, लोग स्थायी बंदोबस्त। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त लेकर आते हैं। इसी स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है। अब इसको कौन लेकर आता है? 1793 में कॉर्नवालिस लेके आएगा। कौन लेके आया? कॉर्नवालिस लेकर आता है। इसके माध्यम से भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस के 19% क्षेत्रफल पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया जाता है। ठीक है। रेवेन्यू क्या था? जो रेवेन्यू प्राप्त होता था उससे 10/11 भाग अंग्रेजों का और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। ठीक है। इसमें यह था। इसमें एक और चीज़ है, सूर्यास्त का कानून भी था। इसमें एक सूर्यास्त का कानून, अभी पढ़ेंगे इसको आगे डिटेल से। तो इसमें क्या था? एक सूर्यास्त का कानून भी था, यानी कि तय समय पर अगर जमींदार रेवेन्यू जमा नहीं करेगा तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक है। एक तो हो गया आपका स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा एक आती है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी, रैयत का अर्थ है किसान। 1820 में व्यवस्था आती है और कौन लेके आएगा इसको? टॉमस मुनरो। ठीक है। बंबई, मद्रास में इसको सबसे पहले शुरू किया जाता है। ठीक है। और समूचे भारत के 51% क्षेत्रफल पर यह रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी थी। ठीक है। यहां पर जमीन का मालिक किसको बना दिया गया? रैयतवाड़ी में किसान को मालिक बना दिया गया। ठीक है। और रेवेन्यू का जो परसेंटेज था आपका, राजस्व जो प्राप्ति का जो दर थी वो थी 30 से 50% की दर थी यहां पर। ठीक है। इसके बाद एक व्यवस्था और लेके आते हैं, ये महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था, यानी कि महाल अर्थात पूरे गांव समूह को ही इन्होंने मालिकाना हक दे दिया गया। ठीक है। इसको लेके आता है आपका, ये कब आता है? 1833 में आती है आपकी महलवाड़ी। इसको लेके आएगा आपका हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है। स्वामी कौन था? पूरा गांव था जमीन का। ठीक है। समूचे भारत के 30% क्षेत्रफल पर आपकी महलवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें जो दर थी राजस्व की वो 55% थी आपकी। ठीक है। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आर्थिक विकास है, तो आर्थिक विकास कैसे कैसे? तो एक तो इनकी कृषि की वाणिज्यीकरण की नीति, दूसरा विऔद्योगीकरण की नीति, यानी कि यहां पर जो उद्योग धंधे हैं उनको हतोत्साहित किया। पारंपरिक फसलों के उत्पादन के स्थान पर नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया, जिस कारण भारत में अकाल पड़ते हैं। ठीक है। और भारत में अफीम की खेती 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की जाती है। अब विऔद्योगिकीकरण के माध्यम से ये लोग यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे ब्रिटेन, वहाँ से वहाँ की बनी फैक्ट्रियों में माल को यहाँ लेकर आते थे, उसको विनिर्मित माल कहते हैं। यानी कि यहाँ से कपास ले गए और उससे जो कपड़ा बना उसको विनिर्मित माल कहा जाता है। अब कच्चा माल ले जाने के लिए इन लोगों ने परिवहन के लिए क्या किया? रेलवे का विकास किया, बंदरगाहों से जोड़ा रेलवे को। ठीक है। और विऔद्योगीकरण की जो नीति की शुरुआत है ये 1813 के चार्टर से शुरू होती है। और इस नीति के माध्यम से, विऔद्योगीकरण की नीति के माध्यम से क्या किया? मुक्त व्यापार की प्रोत्साहन नीति लेकर आए। ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग भारत को खत्म कर दिया गया। भारत के अंदर ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग को खत्म कर दिया गया। इन्हीं सब क्रियाकलापों को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा? धन निकास का सिद्धांत कहा। इसके साथ साथ में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, इनके द्वारा भी किसानों का शोषण किया गया। ठीक है। अब जब ये कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, भारत में विऔद्योगीकरण कर दिया गया, तो इससे क्या होता है कि अंग्रेजों के पास पैसा क्या हो गया? काफी हो गया।
पैसा काफ़ी हो गया। ठीक है, तो इन सब नीतियों के तहत अब पैसा ज़्यादा हो गया, तो इन सब नीतियों के तहत क्या क्या शुरुआत करते हैं लोग? वित्तीय पूंजीवाद की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करते हैं? वित्तीय पूंजीवाद की शुरुआत करते हैं अंग्रेज। ठीक है, औद्योगिकरण की नीति के द्वारा, कृषि के वाणिज्यीकरण के द्वारा पैसा इनके पास काफ़ी हो गया। अब इन सब नीतियों के तहत ही क्या किया इन लोगों ने? वित्तीय पूंजीवाद की शुरुआत करी और रेलवे का विकास करते हैं भारत में। रेलवे का विकास करते हैं। करेगा कौन विकास? डलहौजी करेगा रेलवे का विकास भारत में। ठीक है, यानी भारत से ही पैसा ले गए, इकट्ठा किया और बाद में वही पैसा भारत में लगा दिया और बदले में ब्याज लिया इन लोगों ने। क्या लिया? ब्याज लिया। ठीक है, रेलवे का विकास किया इस वित्तीय पूंजीवाद के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं स्थायी बंदोबस्त को, कि स्थायी बंदोबस्त क्या चीज था सबसे पहले हम लोग। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आता है। इसके सलाहकार थे जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर। क्षेत्र कहां कहां लगाए गए? बंगाल में लगाया गया, बिहार में लगाया गया, उड़ीसा में लगाया गया और उत्तरी कर्नाटक में इस जो आपकी स्थायी बंदोबस्त है इस व्यवस्था को लागू किया गया। और इस स्थायी बंदोबस्त को मालगुजारी, जमींदारी, इस्तेमरारी, बीसवेदारी और जागीरदारी के नाम से उसको जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त को मालगुजारी, जमींदारी, इस्तेमरारी, बीसवेदारी और जागीरदारी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, समूचे भारत के 19% क्षेत्रफल पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। जमींदार को भूमि का मालिक वंश के आधार पर माना गया इसमें। अब जो जमींदार था वो भू राजस्व के रूप में जितना भी वसूलता था उसका 10/11 भाग रखते थे अंग्रेज अपने पास और 1/11 भाग रखते थे जमींदार अपने पास। ठीक है, और इस व्यवस्था में क्या काम किया अंग्रेजों ने? एक लेके आए सूर्यास्त कानून लेकर आए। ठीक है, कि तय तिथि को अगर क्या नहीं किया गया, राजस्व जमा नहीं किया गया जमींदार के द्वारा, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक हो गया। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सलाहकार जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर। क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक। अन्य नाम मालगुजारी, जमींदारी, इस्तेमरारी, बीसवेदारी और जागीरदारी। भारत के कुल 19% क्षेत्रफल पर यह लागू था। जमींदार को भूमि का मालिक वंश के आधार पर माना गया। प्रत्येक जमींदार किसानों से भू राजस्व के रूप में जितना भी वसूलता था उसका 10/11 भाग कंपनी को के राजकोष में देता था और 1/11 भाग अपने पास रखता था। इस माध्यम से जमींदारों के माध्यम से किसानों का बुरी तरह शोषण किया गया और इस व्यवस्था में जमींदारों पर सूर्यास्त कानून लागू किया गया। ठीक हो गया। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको किसानी बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, 1792 में, ठीक है, सबसे पहले इसको टॉमस मुंडो शुरू करता है। ठीक है, साथ में इसका एक व्यक्ति होता है कैप्टन रीड। ठीक है, क्षेत्र थे इसके मद्रास, बंबई और असम, ये 3 क्षेत्र थे इसके जहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया। रैयत का यहां पर क्या अर्थ है आपका? किसान। रैयत का अर्थ क्या है? किसान। ठीक है, सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल जिले में इसको लागू किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले। ठीक है, और इसमें व्यक्ति हुए विनगेट, इनके द्वारा 1835 में इस व्यवस्था को मुंबई में लागू किया गया। पहले 30% इसमें क्या था? मालगुजारी थी, बाद में बढ़कर कितनी होगी? 50% होगी मालगुजारी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो रैयत का अर्थ किसान होता है और यह समझौता किसानों के साथ किया गया था और किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। यह व्यवस्था सर्वप्रथम टॉमस मुंडो व कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू की गई। समूचे ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू थी। ठीक हो गया।
चलिए अब देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी। अब महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है 1822 में। कौन शुरू करेगा इसको? हॉल्ट मैकेंजी शुरू करता है। सॉरी, इसको आप 1833 लिखेगा, ये गलत लिखा गया यहाँ पर। 1833 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया जाता है। ठीक है, और जबकि उत्तर भारत में इस व्यवस्था का जन्मदाता था मार्टिन बर्ड। ठीक है, अगर हम बात करें प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रांत था, पंजाब था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर आपकी महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ठीक हो गया। इसमें मालगुजारी उत्पादन का स्टार्टिंग में 80% था, बाद में इसको 50% कर दिया गया मालगुजारी। ठीक है, महाल का अर्थ ग्राम समुदाय होता था, इससे भूमि पर अधिकार ग्राम समुदाय का था। ठीक है, इतना लोग समझ में आ गया होगा। अब एक आती है इजारेदारी व्यवस्था। कौन सी? इजारेदारी व्यवस्था आती भारत में। इसको बोलते हैं पंचशाला व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। किसको? इजारेदारी व्यवस्था को पंचशाला व्यवस्था भी कहा जाता है। 5 साल के लिए थी। इसको वॉरेन हेस्टिंग लेके आता है और 5 वर्ष की ठेकेदारी इसमें दी जाती थी मालगुजारी इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब एक इसमें और नोट कर लीजिए, एक थी आपकी ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या थी? ये एक शोषणकारी व्यवस्था थी। ठीक है, और किस पर लगाई जाती थी? जुलाहों पर, जो बुनकर थे, जुलाहों पर ये व्यवस्था, ये जो ददनी प्रथा थी लागू की गई। अब इसमें क्या होता था कि इसके तहत पेशगी यानी कि एडवांस पेशगी के तहत अग्रिम धन दे दिया जाता था कि बोले आपको हम इतने रुपए दे रहे हैं और आपने काम इतने में ही करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि अधिकतर जुलाहे काम सब छोड़ देते हैं अपना और पलायन कर जाते हैं। ठीक हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, रेल विकास का मुख्य उद्देश्य भारत की प्रकृति नहीं थी, अपितु ब्रिटिश राज की सुरक्षा थी। ठीक है, आप लोग समझ में आएगा। रेल विकास का जो मुख्य उद्देश्य भारत की प्रगति नहीं थी, क्या थी? ब्रिटिश राज की सुरक्षा थी। अब बात करें अंग्रेजों के द्वारा भारत में लगाए गए उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। कुछ उद्योग धंधों की बात करते हैं। चलिए देखते हैं फिर। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीयों के प्रयास से जो मशीन आधारित उद्योग लगाए गए उनको देखते हैं। तो मशीन उद्योगों का जो विरोध था वह महात्मा गांधी ने किया। क्यों किया? कि मशीन उद्योग अगर लगते तो जो हस्तशिल्प उद्योग में लगे हुए जो लोग हैं वो बाहर हो जाते उसमें से। ठीक है, जबकि समर्थन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने इसका समर्थन किया कि भारत में क्या लगना चाहिए? मशीन आधारित उद्योग लगने चाहिए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं तो इनके उद्योग धंधों की। तो सबसे पहले 1818 में, ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग लगाने की एक असफल प्रयास किया गया यहां पर। ठीक है, 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र उद्योग लगाने का एक असफल प्रयास किया गया। सफल कब होते हैं? 1854 में, जब मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल थी कवासजी ढेबा द्वारा लगाई जाती है, जो सफल रहती है। तो सूती वस्त्र की जो पहली सफल मिल कहाँ लगाई गई? मुंबई में लगाई गई 1854 में। ठीक हो गया। अब इसके बाद 1854 में ही कलकत्ता के रानीगंज में कोयला उत्पादन शुरू होता है। कोलकाता के रानीगंज में कोयला उत्पादन शुरू होगा 1854 में। 1854 में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट के माध्यम से प्रथम डाकघर कोलकाता में खोला गया। प्रथम डाकघर कहां खोला गया? कोलकाता में खोला गया। ठीक है, 1859 में
पश्चिम बंगाल के रिसरा में क्या लगाया गया? जूट उद्योग लगाया गया। कहां लगाया गया? पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1859 में जूट उद्योग लगाया गया। ठीक है। भारत में कागज का प्रथम सफल कारखाना 1859 में कहां लगाया गया? लखनऊ में लगाया गया। कागज का सबसे पहले सफल कारखाना कहां लगाया गया? लखनऊ में लगाया गया। कब? 1859 में। ठीक है। और भी ध्यान रखना, जूट को सोने का रेशा भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर। 1870 में कुल्टी नामक स्थान पर लौह इस्पात कारखाना लगाया गया। क्या लगाया गया? लौह इस्पात कारखाना कहां लगाया गया? कुल्टी में लगाया गया 1870 में। ठीक हो गया। चलिए मैं कुछ देख लेते हैं इनको। ठीक, तो 19वीं शताब्दी में भारतीयों के प्रयास से मशीन आधारित उद्योग लगाए जाते हैं। मशीन उद्योगों का विरोध गांधी जी ने किया, जबकि समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया। 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र उद्योग की मिल लगाई गई, जो असफल रही। 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की मिल कवासजी ढेबर द्वारा लगाई गई, जो सफल थी। तो पहली सूती वस्त्र यहीं से शुरुआत होती है भारत में मिलों की। ठीक है। 1854 में कलकत्ता में के रानीगंज में कोयला उत्पादन शुरू होता है। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट के माध्यम से एक डाकघर खोला गया। प्रथम डाकघर कहां? कोलकाता में खोला गया। 1859 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में जूट उद्योग लगाया गया। क्या लगाया गया? जूट उद्योग लगाया गया। ठीक है। और 1859 में ही भारत ने कागज का प्रथम सफल कारखाना लखनऊ में स्थापित किया गया। और जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सोने का रेशा। और 1870 में कुल्टी नामक स्थान पर लौह इस्पात कारखाना लगाया जाता है। ठीक है। इतना समझ आ गया लोगों? कुछ उद्योग धंधे हैं, ये व्यवस्थाएं, इजारादारी व्यवस्था, इसको पंचशाला, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। ये कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभाव थे। मेन क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण, विऔद्योगिकरण। भारत में उद्योग, हस्तशिल्प उद्योगों को खत्म किया गया यहाँ पर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का विकास। ठीक है। तो इसको समग्र में देखते हैं हम लोग सबसे पहले, फिर समझेंगे इन चीज़ों को। ठीक है। चलिए 1781 में कि अंग्रेजों ने भारत में भारतीय शिक्षा का विकास किस प्रकार किया, कौन कौन से आयोग बनाए गए, कौन कौन से संस्थान खोले गए, उसको हम देखेंगे। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कोलकाता में एक मदरसा खोला गया। क्या खोला गया? एक मदरसा खोला गया। इसमें अरबी फारसी का अध्ययन होता था। फिर 1782 में, सो इसको 1791 लिखेगा, 1791 में जोनानाथ डंकन द्वारा क्या किया गया? बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। क्या खोला गया? संस्कृत कॉलेज खोला गया। कहां पर? बनारस में। ठीक है। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने खोला? वेलेजली महोदय के माध्यम से 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। ठीक हो गया। फिर आपका 1813 में का जो चार्टर एक्ट है, इसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक हो गया। इसके बाद 1854 में चार्ल्स का वुड डिस्पैच आता है। ठीक है। इससे पहले 1849 में बेथुन स्कूल खोला जाता है, JED बेथुन के द्वारा। ठीक है। फिर उसके बाद 1882-83 में हंटर शिक्षा कमीशन बनता है। हंटर शिक्षा कमीशन बनेगा कब? 82-83 में। ठीक हो गया। 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग बनता है।
विश्वविद्यालय आयोग बनता है टॉमस रैले की अध्यक्षता में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बन जाता है 4 में। 1917 और 19 के बीच में एक सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बनता है। 1929 में एक समिति बनेगी, इसका नाम होगा हार्टोग समिति। हार्टोग समिति बनती है 1929 में। ठीक है। 1937 में एक बनेगी वर्धा समिति बनती है। वर्धा समिति बनती है जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में। ठीक हो गया। फिर 1944 में सार्जेंट योजना आएगी। सार्जेंट योजना आती है शिक्षा के लिए। 1948-49 में राधा कृष्ण आयोग बनता है और ये क्या कहता है? भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं। स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग था। 1953 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनता है। ठीक है। और इसको 1956 में एक स्वायत्त शासी संस्था का निकाय, स्वायत्त शासी निकाय बना दिया गया। किसको? यूजीसी को। ठीक है। उसके बाद 1952-53 में एक कमीशन बनता है मुदलियार कमीशन। मुदलियार आयोग बनता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं उसको, मुदलियार आयोग को। उसके बाद 1964 से 66 के बीच में आपका बनेगा कोठारी आयोग। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग बनता है। फिर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है। और 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आ जाती है। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है 1986 में। ठीक है। चलिए, इतना लोग समझ में आ गया होगा। एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूं आपको यहां पर। तो आपका एक बनता है हंटर कमीशन। ये बनेगा आपका 1882 में बनेगा। ठीक है। फिर एक बनेगा सैडलर आयोग। ये बनेगा 1917 में विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए। फिर राधा कृष्ण आयोग बनेगा। जो राधा कृष्ण आयोग था, स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग था। ये 1948 से 49 के बीच में बनता है। ठीक है। सैडलर हो गया आपका। सेंट्रल कॉलेज, एक आपका था सेंट्रल कॉलेज था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट करती हैं। कब करती हैं? 1898 में। इसी सेंट्रल कॉलेज को बाद में 1916 में किस नाम से जानते हैं? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है। और 1 सितंबर 1961 को NCERT की स्थापना। ठीक है। 2000 और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया। ठीक हो गया। 2009 में आता है आपका अनिवार्य है मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा। ठीक है। और जो आपका मिड डे मील है, ये आता है आपका 1995 में। सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू होता है मिड डे मील। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपकी और आती हैं। एक आता है आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक था इस सिद्धांत का मैकाले। कौन था? मैकाले इसका
प्रतिपादक था। कब? 1835 में सिद्धांत देता है, 1835 में सिद्धांत देता है अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। इसी को कहते हैं टपकन का सिद्धांत, टपकन का सिद्धांत। यानी कि शिक्षा कैसे दी जाए? ऊपर से नीचे को, ठीक है, यानी कि बूंद बूंद करके नीचे बहुत छोटी बूंद पहुंचती है, इसको टपकन का सिद्धांत कहा गया, ठीक है। और 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में बनेगा, ठीक है। 1837 में ही थॉमसन द्वारा रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव रखी जाती है आपकी, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोगामी का सिद्धांत कौन देता है? मैकाले देता है, ठीक है। 1935 में सिद्धांत देता है, ठीक है। और 1854 में आपका वुड डिस्पैच हो गया। तो देख लेते हैं इसको एक बार। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कोलकाता में एक मदरसा खोला गया, और यह आपका 1791 है। जोनानाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। सन 1800 में वेलेजली के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी, और इसलिए मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया, और 1844 में एलनबरो के समय सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। और भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं, और चार्ल्स ग्रांट या वुड डिस्पैच योजना को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1882 में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन। 1917 में शिक्षा सुधार के लिए सैडलर आयोग का गठन, और इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी व जियाउद्दीन अहमद भी शामिल थे। 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, और इसके अध्यक्ष थॉमस रेले थे इस विश्वविद्यालय आयोग के। 1902 में कर्जन के कार्यकाल में विश्वविद्यालय समिति बनती है। उसके बाद 1948-49 में स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग था। इसने ग्रामीण विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा था। भारत का प्रथम धार्मिक विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के सहयोग से 1916 में बनारस में खोला गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से, ठीक है। 1919 तक इस विश्वविद्यालय के मालवीय जी कुलपति रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का जो पुराना नाम है वो सेंट्रल कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1898 में एनी बेसेंट द्वारा की जाती है। भारत में NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961, सर्व शिक्षा अभियान 2000 और सन 2001 में, अनिवार्य मुफ्त शिक्षा 2010 में, साक्षरता अभियान 2009 में, मिड डे मील 1995 में तमिलनाडु में, मूल शिक्षा के लिए वर्धा योजना 1937 में, भारत में प्रथम महिला स्कूल मुंबई में ज्योतिबा फुले द्वारा खोला गया। भारत में पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय जारी की गई, और जो वर्तमान में आपकी 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है, के कस्तूरी रंगन कमेटी थी, ठीक है, जो आपकी नई पॉलिसी आई है। ठीक हो गया? इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपका नहीं था, जैसे आपका इसमें एक क्या था आपका 1921 में, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1929 में एक थी आपकी हार्टोग समिति थी शिक्षा के लिए, ठीक है, और एक 1944 में सार्जेंट योजना थी, सार्जेंट योजना थी 1944 में। ठीक हो गया? और कुछ बचा इसमें? चलिए, यूजीसी की स्थापना लेंगे। यूजीसी की स्थापना 1953 में होती है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, एक इसमें आपको जो चीज़ नहीं था नोट कर लीजिएगा इसमें, और एक था आपका इसमें 1952-53 में क्या था, मुदलियार आयोग, मुदलियार आयोग था इसमें एक। ठीक है, फिर 1964 से 66 के बीच में कोठारी कमीशन था एक शिक्षा के लिए, आपका कोठारी कमीशन था। ठीक है, और 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल
कर दिया गया। ठीक है, और जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या फॉर्मूला है, 5-3-3-4 का फॉर्मूला है नई शिक्षा नीति का। ठीक है, चलिए आप लोग तो समझ में आ गया होगा। एक चीज में और नोट कर लीजिएगा, सन 1884 में ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन करेंगे, एमजी रनाडे करेंगे। ठीक है, 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना एमजी रनाडे करते हैं। एक चीज में और नोट कर लीजिएगा आप, 1849 में बेथुन स्कूल, महिलाओं के लिए स्कूल था ये, इसकी स्थापना करते हैं JED बेथुन के द्वारा ही इस स्कूल की स्थापना की जाती है। ठीक हो गया, चलिए इतना लोग समझ में आ गया होगा, कुछ छूटा हो तो बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, और बाकी आप लोग हमको आप लोग हमको जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, और बाकी हमारी वेबसाइट है जीके सरकारी, उस पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।